अगला राजा कौन है? अल्लट नाम है। अब अल्लट का एक नाम और मिल जाता है अपने को, कोई किताब वाले इनको लिख देते हैं। सुनना पहले बात, आलू रावल। क्या नाम है? चलो आप लिख लो, फिर मैं समझा देता हूं। लिखो अन्य नाम आलू रावल। अन्य नाम आलू रावल। अदर नेम, अल्लट का एक और नाम मिलता है, दो नाम क्या मिलता है अपने को? आलू। अब मुझे इसमें हमेशा अजीब लगता है कि यार ये क्या याद करें, इसका क्या तो लिखवाएं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मेवाड़ में राजाओं को क्या बोलते थे? रावल। तो रावल तो हो ही गया अपने आप में। ये राजस्थान है, हम पूरा नाम तो किसी का नहीं बोलते भाई। अल्लट जब कभी टाबर रहा होगा तो घर वालों का आलू है। अब आलू बड़ा हो गया, क्या बन गया? रावल बन गया। तो किसी ने पूछा तुम्हारा रावल कौन बना रखा? आलू बना है, आलू। तो क्या हो गया? आलू रावल। तो अपने नाम लेने बहुत छोटी सी बात। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव, घर का नाम टीपू। घर का नाम क्या? टीपू घर का नाम। अब वो सीएम बन गए, फिर भी वो घर वालों की आदत नहीं जाए, क्योंकि सरकार में उनके चाचा को रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, आजम खान, तो आजम खान है वो मुलायम सिंह के साथ रहे, अमर सिंह वो मुलायम सिंह के साथ रहे, सारे टीपू ही गए। एक बार तो मीटिंग चले, यूपी के सारे आईएएस इकट्ठे हो रखे, सीएम मीटिंग ले रहा है, मंत्री साइड में बैठे, सीएम बड़ी कुर्सी पे, मंत्री छोटी कुर्सी पे, आईएएस और छोटी कुर्सी पे, और उधर से कोई हर मंत्री खड़ा और पूछे भाई मेरे डिपार्टमेंट में ये काम हो गई, और आईएएस से पूछे हाँ भाई बताओ हमारे डिपार्टमेंट से कोई शिकायत है तुम्हें? और आईएएस के साहब एक वो काम थोड़ा सा और करवाना था। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं टीपू का दूंगा, टीपू ये देख लेना तुम थोड़ा। उन आईएएस के साथ उनको स्वाभाविक लगे कि भाई उनके लिए, उनके चाचाओं के लिए तो अखिलेश यादव जब छोटे से थे तब से उन्होंने देखा होगा, घर पे टीपू ही कहा होगा, अचानक नाम अखिलेश जी कैसे निकले? दूसरा कोई खड़ा हुआ, दूसरे ने पूछा साहब काम उनका टीपू कर देगा, मैंने कह दिया था टीपू को, टीपू कहा था तुझे, टीपू वैसे रखेगा। हाँ पर अखिलेश यादव यूं इंटेलिजेंट आदमी, अखिलेश यादव खुद खड़े हुए तब उन्होंने कहा कि मैं मेरे तमाम चाचाओं से कहना चाहता हूं कि टीपू अब सुल्तान बन गया है। टीपू क्या बन गया है? तो अब थोड़ा ढंग का नाम लो यार, ये क्या टीपू टीपू लगा रखा है? तो भाई ये राजस्थान है, भारत है अपना। अल्लट बचपन में रहा होगा तो क्या रहा होगा? आलू। बड़ा हो गया बना रावल। अपने वालों से किसी ने पूछा कि रावल कौन है आजकल? अरे आलू है, आलू रावल। तो किसी ने इतिहास में लिख दिया कि नया राजा जो बना वो कौन बना है, याद करने की आवश्यकता नहीं, आगे लिख लो बोले याद नहीं करना है ना। दिक्कत यह है कि मैं कई बार नहीं लिखवाता हूं, मुझे लगता है ये कौन पूछेगा, इसमें क्या तो अब याद करना है। तो सीडी में कोई ना कोई बच्चा पकड़ लेता है, सीडी में उतरता है, सर रुको इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं लिखा है आपने। मुझे लगता है कौन सा रह गया, कौन सा सर? आलू रावल। हाँ ये तो इंपॉर्टेंट है, पता चले कि हम बचपन में बिगाड़ बिगाड़ के नाम कैसे बोलते हैं लोगों के। अब भाई बापा रावल के टाइम में मान लो मेवाड़ इतना सा रहा होगा, है ना, और हमेशा राजधानी या सेंटर में होती है। राजधानी कहां पर होगी? सेंटर में होगी, तभी तो आप चारों तरफ ध्यान रख सकते हो। तो मान लो इसकी राजधानी कौन सी थी? नागदा। नागदा। अब मान लो थोड़ा राज्य का विस्तार हुआ, राजाओं ने जीत ली टेरिटरी इधर उधर, और यहां तक चला गया मान लो मेवाड़। अब यहां बैठ के यहां पे कंट्रोल नहीं हो सकता, तो कहा यार उस एरिया में कंट्रोल कैसे किया जाए? तो कहा एक काम करते हैं, एक राजधानी और बना लेते हैं, किसी राजकुमार को बिठा देंगे वहां पे, राजकुमार उधर वाले मैटर देख लेगा। यार ये काम ठीक है, तो एक राजधानी और बनाई, उदयपुर का एक शहर है आहड़। कौन सी बना ली? आहड़ और बना ली। अब मतलब नागदा मुख्य राजधानी थी, एक सब सेंटर और बना लिया गया, कौन सा है? मैं देखो इस बात को सिंपल कर दूं, मैं कह दूं राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में है। हाई कोर्ट कहां पे है? पर भरतपुर धौलपुर वालों ने कहा कि हम जोधपुर जाएंगे, दिमाग खराब हुआ इतनी दूर से वहां जाए। तो अरे चिंता मत करो, एक ब्रांच बनाएंगे, एक बेंच बनाएंगे जयपुर। कहां पर बेंच बना देंगे? तो जयपुर में बेंच है। अब मतलब इधर वालों को आना हो तो कहां पर आ जाए? जयपुर। उधर वाले हो तो कहां चला जाए? फिर दो है तो आपका काम बंट गया, आधा काम कर लेंगे जोधपुर में, आधा काम कहां पर कर लेंगे? जयपुर। तो एक जगह पे बाहर नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली बात है। राजधानी कौन सी है, पर एक सब सेंटर कौन सा बना दिया? ऐसा कौन करता है? बोले पड़ रही बात। अब जब राज्य का विस्तार होगा तो क्या नए अधिकारियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, सीधी सी बात। अभी आप कई बार देखा करो कि बजट के अंदर घोषणा होती है कि इस बार राजस्थान में इतनी तहसीलें नहीं बना दी जाएगी, है ना, इतने उपखंड नए बना दिए जाएंगे। तो आरएस की तैयारी करने वाले हमेशा राजी होते हैं, अच्छा इसका मतलब पोस्ट ज्यादा आएगी इस बार, एसडीएम ज्यादा लेने पड़ेंगे भाई, इतनी तहसील ज्यादा बनाई तो तहसीलदार होंगे, जितने उपखंड बनाए उतने भी एसडीएम होंगे। तो जब राज्य का विस्तार होगा तो हमेशा अधिकारी क्या होंगे? ज्यादा। और हमें पहली बार अल्लट से ही पता चलता है कि उसने मेवाड़ में अधिकारियों की नियुक्ति की थी। मेवाड़ में किसकी नियुक्ति की थी? प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी मतलब आप थानेदार हो तो आप भी प्रशासनिक अधिकारी होगे, आरएस कोई होता है तो वो भी अपने आप में क्या होता है? प्रशासनिक अधिकारी। जो भी प्रशासन संभाले वो कौन हो जाएगा? प्रशासनिक अधिकारी। तो अल्लट जानकारियां देता है कि हाँ मैंने प्रशासनिक अधिकारी लगवाए थे। दो चीजें, एक तो राजधानी को कहां ले जाता है वो? आहड़, एक सेंटर और बनाता है, एक राज्य में किसकी नियुक्ति करता है? प्रशासनिक अधिकारियों की। इन दोनों चीजों से पता चलता है कि उसके टाइम में राज्य का विस्तार हो गया था। उसके टाइम में राज्य का क्या हो गया था? विस्तार। फिर वही जो मैंने बात बताई आपको, पहले राजधानियों में बनवाते मंदिर। अब आहड़ को राजधानी बनाई तो आहड़ के अंदर विष्णु भगवान का मंदिर बनवाता है वो वराह। कौन सा मंदिर बनवाता है? भगवान विष्णु का अवतार है, वराह अवतार, तो उसने कौन सा मंदिर बनवा दिया? देखो ये चीज ये बताती है कि मेवाड़ वाले शिव जी के भक्त थे पर कट्टर नहीं थे, कि शिव जी का भक्त है उसके बावजूद अल्लट किसका मंदिर बनवा रहा है?
वरा कौन से भगवान को कहते हैं? तो कोई बात नहीं भाई, मैं शिव जी को मानता हूं, पर कभी कभी विष्णु भगवान की घंटी बजा ही लेते हैं। क्योंकि हम देखेंगे जब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम पाएंगे कि साउथ इंडिया में शिव जी वाले भक्त और विष्णु जी वाले भक्त आपस में सिर फोड़ लिया करते थे। शिव जी वाले विष्णु जी वाले मंदिरों में नहीं जाते, विष्णु जी वाले शिव जी वाले, उनमें लड़ाइयां हो जाया करती थी। अपने यहाँ पे सेकुलरिज्म दिखाई देता है, अपने यहाँ पे हार्मनी दिखाई देती है, और अपने यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी टकराव देखने को नहीं मिलता। पहले बड़ी बात है। तीन, सुनना एक बात और सुनना। अपने को क्या पता कि इसने आहड़ को राजधानी बना लिया? हमें क्या पता कि इसने वहां पे वराह मंदिर बनवाया? हमें कैसे पता कि इसने वहां पर ये आपके प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की? उदयपुर में एक शिव जी का मंदिर है, सारणेश्वर। कौन सा मंदिर है? याद रखना एक बात, जिनके पीछे भी स्वर लगे सारे शिव जी के मंदिर होंगे। जिनके पीछे भी स्वर लगे ये मंदिर ज्यादातर हमेशा किसके मिलेंगे? 99.99% मंदिर किसके मिलेंगे? आज के बाद जयपुर में शिव जी के मंदिर, उनके नाम नोटिस करना कभी। जलेश्वर महादेव, त्रिकालेश्वर महादेव, झारखंडेश्वर महादेव, इवन छोटी चौपड़ पर अपने एक मंदिर है जिसका नाम है रोजगारेश्वर महादेव। तो आप लोगों को रोजगार चाहिए तो आप लोग रोजगारेश्वर महादेव के जाके धोख लगा के आए। तो जिनके भी स्वर पीछे मिलता है वो मंदिर किसके होंगे? आपके शिव। उदयपुर में कौन सा मंदिर है? सारणी। इस मंदिर में एक भाटा लगा हुआ है, हम कहते हैं सारणेश्वर प्रशस्ति। क्या कहते हैं? मैंने कहा कि वे भाटे जिनमें राजा अपनी प्रशंसा लिखवाया करते थे उनको हम क्या बोलते हैं? इसका मतलब किसी राजा ने अपनी प्रशंसा लिखवाई है, वो राजा यही है, अल्लट। कौन है? और इस सारणेश्वर प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि मैंने आहड़ में वरा मंदिर बनवाया और मैंने फलाने फलाने अधिकारियों की नियुक्ति की है। तीनों बातें इसके अंदर है। लोगों ने कहा ये आहड़ में मंदिर बनवा रहा है, इसका मतलब राजधानी जो चेंज हुई है वो किसके टाइम में हुई है? इसी के टाइम में हुई है। ये मंदिर बनवा रहा है, ये तो ये इसके अंदर लिख ही रहा है। अधिकारियों के नाम तक बताता हूं, फलाने को फलाना बनाया, फलाने को फलाना बनाया, सब नाम बताएं। संधि का नेता कौन बनाया गया, मेरे व्यापार का कौन बनाया गया, वेद किसको बनाया गया, नाम तक बताएं इस आदमी। ये अधिकारी है, यहां यहां इनकी नियुक्ति की। इवन इसमें तो ये और बताता है कि इस मंदिर के लिए चंदा किस किसने दिया है। ये और बताता है कि उस समय आहड़ के अंदर खूब सारे व्यापारी रहते थे। और ये कहता है व्यापारी केवल अपने नहीं, मध्य प्रदेश के, कर्नाटक के, गुजरात के व्यापारी भी यहां पे रहते हैं। इसका मतलब आहड़ को इसीलिए राजधानी बनाया होगा क्योंकि एक व्यापारिक केंद्र था। क्या रहा होगा? राजा महाराजा सोच समझ के किसी जगह गया होगा कि यार ये व्यापारिक केंद्र है, व्यापारियों से टैक्स भी ढंग का मिल जाएगा, यहां राजधानी बना लूं ताकि बाकी लोगों को, आसपास वालों को कंट्रोल भी कर सकता हूं। दूसरा बात को मैं दूसरे तरीके से समझाऊं, व्यापारी हमेशा वहीं व्यापार करना पसंद करेंगे जहां पर राज्य अच्छा हो, क्योंकि उनकी रक्षा हो, वरना तो व्यापारियों से लूट खसोट कर लेगा। व्यापारी आहड़ में व्यापार करते थे, उन्होंने राजा को आगे कहा होगा कि राजा तुम नागदा में बैठ के हमारी रक्षा नहीं कर सकते, क्यों ना तुम एक बंदे को उधर भेज दो ताकि हमारा व्यापार अच्छा सा और हम तुम्हें टैक्स देते रहेंगे। इसने कहा ठीक है, आहड़ में मैं प्रशासनिक अधिकारी लगा दूंगा, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वहां गया तो इसने मंदिर बनवाया, जिसने कहा चंदा तो दो। व्यापारियों ने कहा चंदा देने में हम पीछे है नहीं, तुम कहोगे उतना चंदा दे देंगे। अब कोई आपसे पूछे कि इसने आहड़ को राजधानी बनाया, आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, मेवाड़ में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की, ये आपको कहां से पता चलता है? सारणेश्वर प्रशस्ति कहां से पता चलता है? 953 ईस्वी की। सुनना बातें और सुनना। तो किसी ने कहा है मंदिर है विष्णु भगवान का, पता चलता है शिव जी वाले से। मंदिर किसका बनवाया? विष्णु भगवान का। पता किसे चलता है? तो ओझा जी वापस लिखते हैं, ओझा जी कहते हैं ये पत्थर लगा तो वराह मंदिर में ही था। पत्थर कहां पे लगा था? वराह मंदिर टूट गया बाद में, किसी हमले वाले ने तोड़ दिया होगा बीच के अंदर, इसलिए उसके जो बाटे थे वो लगा के ला के किसी ने शिव जी वाले में लगा दिए। तो अब जो आहड़ वाला वराह मंदिर है वो तो अब है ही नहीं, वो जो एग्जैक्टली अल्लट बना के गया था, हमें ये भाटा ही बताता कि इसने बनवाया था और ये अधिकारी थे, ये जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। तो इन तीनों बातों की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? एक अभिलेख और मिला इसके बाद में, कोई एक राजा बना शक्ति कुमार। राजा कौन बना? उसका आहड़ में एक अभिलेख प्राप्त हुआ। आहड़ में अभिलेख प्राप्त हुआ, तो आहड़ बन मुख्य केंद्र तो बन गया था। आहड़ का पुराना नाम हुआ करता था आठपुर। क्या नाम था? इसलिए नाम दे दिया आठपुर अभिलेख। आठपुर अभिलेख का दो, आहड़ अभिलेख का दो, एक ही बात है। इसके अंदर एक जानकारी और मिलती है कि इस अल्लट ने एक हूण राजकुमारी से शादी की थी। कैसी राजकुमारी से शादी की? और उस हूण राजकुमारी का नाम था हरिया देवी। हूण राजकुमारी का नाम क्या था? और इस हरिया देवी ने गांव बसाया था यहां पास में, आहड़ के पास में। उस गांव का नाम था हर्षपुर। गांव का नाम क्या था? कौन सा अभिलेख कहता है? शक्ति कुमार का आठपुर 977 का एक अभिलेख है जो यह कहता है कि इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। हरिया देवी ने कौन सा गांव बसा दिया था? तो बात है कि हम क्यों पढ़े इसको? एक राजा खूब सारी रानियां रखता है, मतलब हिस्ट्री का काम यह है कि राजाओं की लुगाइयां याद करते घूमे। एक राजा ने कौन कौन सी लुगाइयां रखी, कौन कौन सी लुगाई से कितने कितने टाबर हुए, बस यही बचा था पढ़ने के लिए। और कोई ढंग की चीज तो पढ़नी नहीं है। और यदि लुगाइयां पढ़नी तो बापा रावल की पढ़ लेते। फिर गुहिल वाली लुगाइयों ने कौन सी मोरनी के भाटे मारे थे, उनके नाम याद कर लो।
हम इस वाली क्यों याद करें हूण राजकुमारी हरिया देवी को? तो हम कहते हैं साहब हूण अपने नहीं थे, हूण बाहर से आए थे। हूण कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। हूण मध्य एशिया से आए थे, बाहर से आने वाले। तो क्या हो गया कि इसका मतलब है कि भारतीय संस्कृति भेद लचीली है, भारतीय संस्कृति भेद फ्लेक्सिबल है, और हमने बाहर से आने वालों को भी अपना लिया था। उनके साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव। अक्सर भारतीय संस्कृति की जब हम तारीफ करते हैं तो उसकी तारीफ में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भारतीय संस्कृति आत्मसातीकरण का गुण रखती है। किसका गुण रखती है? एडप्टेशन। हम एडप्ट करते हैं बाहर से आने वालों को, कि बाहर से शक आए, कुषाण आए, हूण आए, हमारे में आके मिल गए। क्या आज आपको कोई बंदा मिलता है जो खड़ा होकर कहते मैं कुषाण हूं? मिला लिया हमने। इसलिए हम अक्सर उस अल्लामा इकबाल की लाइन को कोट करते रहते हैं कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी। कि वो जितनी भी संस्कृतियां थी वो रिजिड थी, कठोर थी, प्रभावों को झेल नहीं पाई, इसलिए खत्म हो गई। हमने बाहर से आने वाले प्रभावों को कुछ हमारी चीजें दे दी, कुछ उनकी चीजें ले ली, मिलमुला लिया, इसलिए आज दिन तक जिंदाबाद है। एडप्ट करना सीखे थे हम। तो हमने कहा देख लो साहब, हम आत्मसातीकरण का गुण रखते हैं। लोगों ने कहा क्या पता चलता है तुम्हारे, किस बात से पता चलता है कि तुम आत्मसातीकरण का गुण रखते हैं? हमने कहा हम तो बाहर से आने वालों को दूसरा मानते ही नहीं थे, हम तो उनमें शादी ब्याह कर लिया करते थे। हमारे अल्लट ने तो हूण राजकुमारी से ब्याह ही कर लिया था। हमारे राजस्थान की पहली विदेशी बहू वही आदमी लेके आया था। हमारी सोनिया गांधी तो वही थी। ऐसा कौन सा अभिलेख हमें कहता है? हमें आठ पूरा अभिलेख। मैं और बताऊं हूणों के बारे में, जब एंशिएंट पढ़ेंगे तब हम और पढ़ेंगे। हूण शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। भले ही बाहर से आए होंगे, हमें यह मानना पड़ेगा कि तब बाहर की सीमा क्या है। क्या आज जिसको आप भारत की टेरिटरी मानते हैं कि बाघा बॉर्डर, यह भारत की सीमा है, इससे आगे भारत नहीं था? क्या इससे पहले भारतीय संस्कृति नहीं थी? इसलिए हूण भले कहीं से आए थे, उस सीमा से बाहर से आए थे, आपके बाघा बॉर्डर से आगे से आए थे, पर वो शिव जी को माना करते थे। इवन हम यहां तक कहेंगे कि भारत में हर हर महादेव का नारा हूण लेकर आए थे। बड़े दुर्दांत लड़ाके थे, और जब लड़ने के लिए जाते तब नारे लगाया करते थे हर हर महादेव। तो कि भारत में हर हर महादेव का नारा लाने वाले कौन थे? हूण थे। हूण शिव जी के भक्त, मेवाड़ वाले शिव जी के भक्त। हमने अभी पढ़ा खुद को एकलिंग जी का दीवान। अल्लट ने कहा होगा हरिया देवी से कि क्यों ना मिलकर हर हर महादेव किया जाए। तो अल्लट हूण राजकुमारी से ब्याह नहीं करेगा तो कौन करेगा यार? स्वाभाविक सी बात है, दोनों शिव जी की पूजा ही कर रहे थे। अल्लट के बारे में जानकारी हमें दो सोर्सेज से प्राप्त होती है। सोर्स क्या क्या है हमारे पास में? सारणेश्वर प्रशस्ति और आठपुर अभिलेख। सारणेश्वर प्रशस्ति 3 जानकारियां देती है कि उसकी राजधानी आहड़, मंदिर, वराहा, नियुक्ति, प्रशासनिक। आठपुर अभिलेख हमें 2 जानकारियां देता है कि उसकी हूण राजकुमारी कौन सी और उसका गांव कौन सा। पहले बड़ी बात, अगला राजा लिखो।